नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो उत्तराखंड की सीरीज़ जो चल रही थी, जिसके तहत हम पिछले पार्ट में जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा चंद राजवंश था। इस चंद राजवंश के तहत हमने शुरुआती उसमें देखा कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई और उनकी स्थापना होने के पश्चात कौन कौन से इसके राजा हुए। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो आज का ये टॉपिक है हमारा, हमने देखा था कि जो चंद राजवंश है, जो चंद राजवंश था, इसके दो कालखंड हुए। एक आपका चंपावत काल हुआ और एक आपका अल्मोड़ा काल हुआ। चंपावत में जो आपके संस्थापक हुए सोमचंद हुए, जिन्होंने कि इस राजवंश की स्थापना की और चंपावत किले का निर्माण किया। उसके पश्चात धीरे धीरे करके जो आगे के राजा हुए उनमें से अंतिम जो चंपावत में जिन्होंने अपनी राजधानी को रखा वो भीष्मचंद थे, जिस पे कि हम पिछली जो वीडियोज़ है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका राजधानी चंपावत से परिवर्तन करने का जो फैसला भीष्मचंद के द्वारा लिया गया, तो उन्होंने आप जानते हैं कि खगमरा कोट की स्थापना की थी अल्मोड़ा में। और जब अल्मोड़ा में खगमरा कोट की स्थापना की गई तो उसी समय यहाँ पर कुछ षड्यंत्र रचे गए और उस षड्यंत्रकारियों में से जो मुख्य थे सरदार गजवत ठिंगा नाम का जो व्यक्ति था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनकी धोखे से हत्या करवा दी। तो इनकी हत्या हुई तो इनका जो राजधानी को परिवर्तन करने का जो एक निर्णय था वो क्या रह गया, अधूरा रह गया। अब जैसे ही आपका भीष्मचंद की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो अगले राजा हुए वो इनके पुत्र बालो कल्याण चंद हुए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो यहीं से आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बालो कल्याण चंद लगभग आपके 1560 से लेकर लगभग 1568 तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। अब जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने साम्राज्य को संभाला और सबसे पहले जो इनके पिता का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, कार्य किया। इनके द्वारा जो आपका अल्मोड़ा था, जिसको कि जब इसकी नींव रखी गई थी उस समय इसका जो नाम था वो था आपका आलमनगर। इस आलमनगर में सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, एक किला बनाया जिसका नाम था लाल मंडी किला। लाल मंडी किले का निर्माण किया और यहाँ पर जो अपनी राजधानी जो चंपावत में थी उस राजधानी को परिवर्तित करके ये कहाँ लेके आए, आपके अल्मोड़ा में लेके आए। तो इस तरीके से जो अल्मोड़ा था या जिसको कि इन्होंने आलमनगर के नाम से स्थापित किया, वो क्या हो गई थी, इनकी दूसरी राजधानी बन चुकी थी। जो अल्मोड़ा है, इस अल्मोड़ा को मध्यकाल में आपका राजापुर भी कहा गया है। वहीं इसका एक अन्य नाम जो मिलता है वो आपका ताम्र नगरी भी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो घास पाई जाती थी भिलमोड़ा नाम से। ठीक है, तो उसी का अपभ्रंश रूप बाद में क्या बना था, आपका अल्मोड़ा बना था। ठीक है, जो अल्मोड़ा है इसको आप बाल मिठाइयों का शहर भी इसको कहते हैं, बाल मिठाई का नगर है ये आपका। जो प्रसिद्ध बाल मिठाई यहाँ पर पाई जाती है उसके नाम से भी ये आपका क्या जाना जाता है, अल्मोड़ा जाना जाता है। तो इस तरीके से बालो कल्याण चंद ने अपने राजधानी को अल्मोड़ा में स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण किया। साम्राज्य विस्तारीकरण में इन्होंने जो पहला प्रयास किया वो था इनका सीरा को विजित करना। ठीक है, सीरा में जो उस समय शासक थे वो थे आपके हरिमल रेखा। ये जो हरिमल रेखा थे ये इनकी जो पत्नी थी उनके भाई थे। ये इन्होंने अपनी पत्नी से ये आग्रह किया कि वो अपने भाई से हमें सीरा का जो क्षेत्र है वो क्या कर दे, हमें दान दे दे या हमें हमारे साम्राज्य के अंतर्गत करवा दे उसे। सीरा और सोरजेत क्षेत्र जो था ये मुख्य रूप से आपका पिथौरागढ़ और काली नदी के पार वाला जो क्षेत्र था, एक समृद्धशाली क्या था ये क्षेत्र। तो बालो कल्याण चंद ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन हरिमल रेखा ने इन्हें जो क्षेत्र दिया वो कौन सा दिया, सोर क्षेत्र दिया। ठीक है, तो सोर क्षेत्र पे भी इनका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण किया। तो साम्राज्य विस्तारीकरण में इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसको अपने अंतर्गत लेके आए वो था आपका गंगोली का मणकोटी। यहाँ पर भी कुछ चंद शासक ही रहते थे। ठीक है,
उनका यहाँ पर शासन स्थापित था। तो इन्होंने गंगोली के जो मणकोटी शासक हैं उनको क्या किया था, अपने अधीन किया था। इस मणकोटी शासक का जो पहला राजा हुआ उसका नाम था आपका कर्मचंद, उनका नाम था कर्मचंद। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब कर्मचंद ने इस गंगोली के मणकोटी साम्राज्य की स्थापना की तो यहाँ पर भी इनके कुछ षड्यंत्रकारी हुए इनके राज्य में, और उन्होंने धोखे से क्या कर दिया, इनकी मृत्यु, इनकी हत्या करवा दी। और बाद में इनकी जो पत्नी थी उनको ये झूठी खबर फैला दी कि जो राजा हैं वो शिकार करते हुए जो बाघ था, बाघ ने उनको क्या बना दिया था, अपना निवाला बना दिया, जिस कारण से इनके साम्राज्य में क्या हो गई, थोड़ी सी अराजकता फैल गई। इसी चीज़ की खबर सुनकर जो इनकी पत्नी थी उन्होंने सती होने का या नदी में कूदने का फैसला लिया, लेकिन जाते जाते वो इस गंगोली क्षेत्र को एक श्राप दे गई कि जिस तरीके से मेरे पति को आपने झूठी खबर फैला के बाघ का निवाला या उसके द्वारा मृत्यु का आपने जो षड्यंत्र रचा, तो आप लोगों को भी यही बाघ क्या करे, आप लोगों को भी खाए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ श्राप दिया और सती हो गई। लेकिन जाते जाते वो जो अपना पुत्र था, अपने पुत्र को वो यहाँ मणकोटी के जो सेनापति हुआ करते थे, वो पंत लोग हुआ करते थे, वो उनको सौंपने के पश्चात क्या हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। बाद में इस मणकोटी में एक शासक हुए, उनका नाम था ताराचंद। इसी ताराचंद को बालो कल्याण चंद के द्वारा पराजित किया गया और अपने साम्राज्य में उनको मिलाया गया। ठीक है, इस मणकोटी क्षेत्र से जो आपके सेनापति हुआ करते थे पंत लोग, उन्हीं में से एक व्यक्ति था आपका पुरुष पंत, जो कि बाद में आपके रुद्रचंद के क्या हुए थे, एक महान सेनापति हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस आलमनगर या आपका जो अल्मोड़ा है, इस अल्मोड़ा की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। ठीक है, जो आपका लाल मंडी किला निर्मित किया गया या जब आपकी राजधानी परिवर्तित की गई, ये लगभग आपका 1563 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1560 में खगमरा कोट इनके पिता भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया और 1563 में राजधानी को अल्मोड़ा में जो स्थानांतरित किया था वो आपके बालो कल्याण चंद ने किया था, और उसके लिए उन्होंने कौन सा किला, लाल मंडी किला। इसी लाल मंडी किला को जब अंग्रेजों ने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया तो तब उन्होंने इसको फोर्ट मोयरा के नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, तो ये थे आपके बालो कल्याण चंद। अल्मोड़ा में पहले जो राजा हुए वो आपके बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के बाद अगले जो शासक हुए वो थे आपके रुद्रचंद। अगले शासक जो हुए वो कौन थे, आपके रुद्रचंद। रुद्रचंद का जो समय शुरू होता है वो आपका 1568 से लेकर आपका 1597 तक। इस साम्राज्य के लगभग 45वें क्रम के राजा हुए थे ये। ठीक, अब रुद्रचंद इस वंश का सबसे विद्वान शासक इसको माना जाता है, क्योंकि एक यूरोपीय यात्री थे फिंच ने जो इन्हें उपाधि दी है वो दी है आपके हर्षशिलादित्य की, क्योंकि हर्षशिलादित्य के अंतर्गत इनको संस्कृत प्रेमी और तलवारबाजी में क्या बताया गया है, निपुण बताया गया है कि जितना ये राजा अपनी तलवार को चलाने में सक्षम थे उतने ही ज़्यादा इनकी जो पकड़ थी वो संस्कृत विद्या में भी क्या थी, बहुत ज़्यादा पकड़ थी। अब जब आपके रुद्रचंद हुए तो रुद्रचंद के जो समकालीन राजा हुए वो आपके मुगलों में हुए थे अकबर, और पंवारों में हुए थे आपके बलभद्र। अभी हम देखेंगे, इनका उल्लेख देखेंगे कि बलभद्र के साथ क्या इनका संबंध था और अकबर के साथ। अकबरनामा में इस चीज़ की चर्चा की गई है कि कुमाऊं क्षेत्र से जो आपके राजा थे रुद्रचंद, उन्होंने क्या किया था, मुगलों के दरबार में मुगल दरबार में वो पहुंचे थे, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जो पहले चंदवंशी शासक हुए वो रुद्रचंद। लेकिन ये अधीनता स्वीकार करने के पीछे एक कहानी थी कि जो आपके अकबर थे, अकबर के काल में एक पुस्तक का निर्माण हुआ अकबरनामा। उसमें ये चर्चा होती है कि अकबर का एक नवाब था, शाहजहांपुर का नवाब था, उसका नाम था हुसैन खां टुकड़िया। हुसैन खां टुकड़िया। तो हुसैन खां टुकड़िया ने ये सुना हुआ था कि जो कुमाऊं क्षेत्र है बहुत संपन्न क्षेत्र है, और यहाँ के जो राजा महाराजा हैं इन्होंने अपने जो मंदिरों का निर्माण किया है वो सोने और चांदी के जितने भी आपके ईंट होते हैं उनसे उन्होंने उनका निर्माण किया हुआ है।
तो इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस हुसैन खां टुकड़िया ने यहाँ के बहुत सारे जो तराई क्षेत्र है, कुमाऊं का तराई क्षेत्र है वहाँ, और कुमाऊं के बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने क्या कर लिया था, तोड़ दिया था। धन अर्जित किया, तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और यहाँ से वो फिर से वापस गया। ठीक, तो तराई पर जो पहला आक्रमण किया गया वो आपके हुसैन खां टुकड़िया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जब हुसैन खां टुकड़िया यहाँ से वापस गया तो जो आपके रुद्रचंद थे उन्होंने फिर से अपनी सेना को संगठित किया। सेना संगठित करने के पश्चात उन्होंने फिर से जो तराई क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसे ही इस चीज़ की खबर आपके अकबर को पहुंची, अकबर ने अपनी जो सेना थी उस सेना को कुमाऊं पर अपना या तराई पर अपना अधिकार जमाने के लिए उनको भेजा। फिर आपके रुद्रचंद ने क्या किया, जब तराई पर दूसरी बार अधिकार जमाने के लिए वहां पहुंचे तो इनकी और नवाब की जो सेना या अकबर की जो भेजी हुई सेना थी उनके मध्य युद्ध हुआ। तो वहां पर आपके रुद्रचंद ने जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनको एक सलाह दी या उनसे ये विनती की कि पूरी सेना को न लड़ाते हुए आप किसी भी अपने एक योद्धा को और हम भी अपने किसी एक योद्धा को क्या करेंगे, आपस में लड़वाएंगे। जो जीतेगा तराई पर उसी का अधिकार होगा। तो रुद्रचंद ने इस द्वितीय तराई पर अधिकार करने के लिए स्वयं उस मल्ल युद्ध में क्या लिया था, भाग लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस मल्ल युद्ध में रुद्रचंद की क्या हुई थी, विजयी हुई थी। और मल्ल युद्ध से अपने साम्राज्य को या अपने क्षेत्र को प्राप्त करने वाले जो पहले चंद्रवंशी शासक या एकमात्र जो हमारे उत्तराखंड में शासक दिखाई देते हैं वो कौन थे, आपके रुद्रचंद जी थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया था, तराई पर अपना अधिकार किया। जब इस चीज़ की खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर इनकी महानता से क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए। ठीक, और लगभग 1588 ईस्वी में अकबर ने इनको अपने लाहौर दरबार में बुलाया था। याद रखिएगा 1588 ईस्वी, और जो वो पहुंचे थे वो आपके लाहौर दरबार में पहुंचे थे। लाहौर दरबार में जब पहुंचते तो उसी समय आपका रुद्रचंद ने मुगलों की भी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर इस समय अपने एक अभियान पर थे। आप जानते हैं अकबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ठीक, उनमें से एक अभियान था उनका नागौर अभियान। इस नागौर अभियान के दौरान उन्होंने रुद्रचंद को भी उस अभियान का हिस्सा बनाया। और जैसे ही इस युद्ध में उनकी विजय हुई और रुद्रचंद की जो वीरता थी उससे वो प्रसन्न हुए, तो उन्होंने क्या किया कि रुद्रचंद को जो आपका तराई क्षेत्र था उस समय इसको एक नाम दिया गया था 84 माल परगना। 84 माल परगना का जो क्षेत्र था वहाँ की जो जमींदारी थी वो किसको दे दी गई, यहाँ की जो जमींदारी थी वो किसको दे दी गई, रुद्रचंद को दे दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से तराई पर आपके रुद्रचंद ने क्या कर लिया था, फिर से अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, ये जो तराई था, इस तराई क्षेत्र में रुद्रचंद के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई जिसका नाम था आपका रुद्रपुर। इसकी स्थापना की, उसका नाम था आपका रुद्रपुर। रुद्रपुर में आपको बता दूं ये कल्याणी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही इस नगर की क्या की थी, स्थापना की। अब जब दिल्ली से उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ तो इस चीज़ की खुशी के उसमें या इसके जश्न या विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया कि अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया, और ये था आपका मल्ला महल। रुद्रचंद के द्वारा यहाँ का एक महल बनाया गया, मल्ला महल। ठीक है, तो मल्ला महल का निर्माण इन्होंने दिल्ली से वापस आने के पश्चात ही क्या किया था, इसका निर्माण किया था। बाद में इसी मल्ला महल में आपका रामशिला मंदिर भी स्थापित की गई, जिसमें कि बाद में आपका जब यहाँ से नंदा देवी की जो मूर्ति वहाँ ले जाई जाएगी तो उसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब जो आपके रुद्रचंद थे, रुद्रचंद के एक सेनापति हुए। हमने पहले भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि गंगोली क्षेत्र के जो राजा थे उनके सेनापति हुआ करते थे पंत लोग। उन्हीं पंतों में से एक व्यक्ति थे आपके पुरुष पंत। बहुत ही ज़्यादा संपन्न व्यक्ति थे, पहले से ही परिवार बड़े संपन्नता में था। तो रुद्रचंद ने पुरुष पंत को ये आदेश दिया कि आपको जो हमारा जो उनका सपना था सिरा क्षेत्र को विजित करने का, तो सिरा क्षेत्र के लिए युद्ध का अभियान पुरुष पंत करेंगे।
लेकिन पुरुष पंत ने एक साधु ब्राह्मण के रूप में वेश बनाकर ये आपके चंद दरबार में पहुंचे अल्मोड़ा में, और कहा कि मैं एक ब्राह्मण इस तरीके के युद्ध किस प्रकार से करूं। तो उनके इस षड्यंत्र को या उनके इस बहाने को दूर करने के लिए उन्होंने पुरुष पंत पे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगवाया। यदि आप युद्ध अभियान नहीं जाओगे तो आपको 2 लाख रुपया जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने से हटने के लिए पुरुष पंत ने रुद्रचंद को ये भरोसा दिलाया या ये आश्वासन दिया कि आपके जो सिरा विजय है और आपका जो गढ़वाल विजय है ये मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, उसके पश्चात मैं आपके जो सेनापति या आपके इस कार्य से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो पुरुष पंत को आपका सिरा विजय के लिए क्या कर लिया गया, सेना का सेनापति बना दिया गया। अब जो आपके रुद्रचंद थे, इन्होंने जो सिरा पर आक्रमण किया, ये सिरा पर इन्होंने 4 बार आक्रमण किया और 4 बार युद्ध करने के टाइम पे 3 बार तो इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। मैं आपको कहा कि इसके समय पे जो आपका राजा था वो आपका हरिमल रैका था, ठीक है। रिश्ते में तो उनके वो मामा जी थे क्योंकि इनके माता जी के भाई थे, ठीक है। तो हरिमल रेखा के साम्राज्य पे इन्होंने 4 बार आक्रमण किया, जिसमें 3 में इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। अब तीनों हार में से जो तीसरी हार हुई उससे क्या हुआ कि जो सिरा के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत दूर तक क्या किया, इनको अपने साम्राज्य से खदेड़ दिया। अपनी जान बचाते हुए पुरुष पंत और उनकी जो सेना थी वो एक गांव में पहुंचे। अब युद्ध से भागे हुए थे तो भूख से भी क्या थे, ये लोग परेशान थे, ठीक है। सेना इनकी आधी समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे ही ये उस गांव में पहुंचे तो वहां भोजन की तलाश में ये पहुंचे एक बुजुर्ग महिला के घर पर। बुजुर्ग महिला से अपना परिचय न देते हुए पुरुष पंत ने उन्हें भोजन करवाने का क्या किया था, आग्रह किया। अब जब बुजुर्ग महिला के द्वारा भोजन उन्हें परोसा गया तो उन्होंने उनके लिए खीर बनवाई। अब खीर बनवाई तो जैसे ही उन महिला के द्वारा पुरुष पंत को खीर दी गई तो ये आपके केले के पत्ते में दी गई थी। अब केले का पत्ता आप जानते हैं किनारे से ये खुला हुआ रहता है। पुरुष पंत ने जैसे ही उस भोजन को ग्रहण किया तो उसके किनारे से जितना जो भी खीर वगैरह ये थी, ये क्या होने बैठ गई, इधर उधर से गिरने लग गई। इस चीज़ को देखते हुए जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने पुरुष पंत को टोका और उनको एक उक्ति कही, जो उन्होंने अपनी कुमाऊनी जो भाषा थी उस भाषा में उनको एक उक्ति कही कि त्विलिनी खैजानी खीर और पुरुष पंत नीले जानी सिर। मतलब ये गढ़वाली और जो कुमाऊनी है इन दोनों का मिक्स रूप है। तो इसका जो अर्थ है त्विलिनी खैजानी खीर, तेल खीर निखैजानी और यो वो पुरुष पंत जो कि क्या नहीं कर सकूँ, जो सिरा क्षेत्र वे क्या नहीं कर सकूँ, जीत नहीं सकूँ। तो इस तरीके से पुरुष पंत समझ गए कि मतलब ये कहना क्या चाहते हैं। मतलब उन महिला के द्वारा उन्हें ये कहा गया कि जितना तुम सिरा क्षेत्र के सीधे राजा को पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उससे बेहतर है कि आप इस सिरा के जहां जहां रसद या पानी या अन्य सामग्री पहुंचती है आप उसको ब्लॉक कर दो, और जैसे ही वो परेशान होंगे इस चीज़ से वहाँ से बाहर आएंगे फिर उन पर आक्रमण करना और विजय यात्रा कर लेना। बस इसी सीख को लेकर पुरुष पंत ने चौथी बार क्या किया, सिरा पर आक्रमण किया। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर सीखा चीज़ों को समझा, उसी प्रकार से उन्होंने उस किले की चारों तरफ से क्या करवा दी थी, किलेबंदी करवा दी थी। इस चीज़ से परेशान होकर सिरा के जो राजा थे उन्होंने उनके साथ अंतिम रूप से इनका जो युद्ध हुआ उसमें क्या होगी, इनकी विजय हो गई। इस प्रकार से डोटियों का जो आपका सिरा क्षेत्र था, सोर क्षेत्र था, ये भी क्या हो गया था, चंदों के अधीन हो चुका था। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है आपके पुरुष पंत और आपके रुद्रचंद के इस सिरा विजय का। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि पुरुष पंत को कहा गया था कि आप गढ़वाल को भी विजित करके देंगे और आप सिरा को भी विजित करके देंगे। तो सिरा क्षेत्र विजित हो चुका था, अब बारी थी गढ़वाल की। गढ़वाल में जो आपके शासक थे उस समय वो थे बलभद्र शाह। ठीक, बलभद्र शाह के काल में आपके रुद्रचंद ने क्या किया था, आपके बधानगढ़, ये उस समय सीमा हुआ करती थी, बधानगढ़ या आपका ग्वालदम, ये कुमाऊं चंद और पवार इन दोनों सेनाओं या इन दोनों साम्राज्यों की सीमा रेखा पर आधारित था। ठीक है, और ये बहुत बड़ा युद्ध का मैदान भी रहा क्योंकि इसको
इसका पानीपत भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब इस बधानगढ़ पे रुद्रचंद की सेना, जिनका नेतृत्व पुरुष पंत कर रहे थे, और बलभद्र शाह की जो सेना थी, उनके मध्य युद्ध हुआ। बलभद्र शाह का जो साथ दिया था, मैंने आपको पहले भी कहा, कत्यूर घाटी में भी अभी आपके कत्यूरी लोग थे। इनके अंतिम शासक हुए सुखलदेव। सुखलदेव ने क्या किया था, इनका साथ दिया, और इस युद्ध में जो रुद्र चंद थे, उनके जो सेनापति पुरुषपंत थे, वो क्या हो गए, मारे गए। और ये बधानगढ़ का युद्ध जो था, बलभद्र शाह ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक, तो इस तरीके से ये पुरुषपंत और आपके रुद्रचंद और बलभद्र जो शाह थे, उनका क्या मिलता है, युद्ध का विवरण मिलता है। इसके पश्चात जो रुद्रचंद थे, इन्होंने जो अपनी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फिंच के द्वारा इन्हें शिलादित्य की हर्ष शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अपने राजकीय जो खर्चे थे उस पर यहाँ से जो छात्र थे उनको संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए भी भेजा हुआ था। दूसरा, ये स्वयं अपने संस्कृत भाषा में इतने निपुण थे कि इन्होंने 2 पुस्तकों का निर्माण किया था। एक था आपका सैनिक शास्त्र, और एक था आपका त्रैवणिक धर्म निर्णय। दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जो सैनिक शास्त्र था ये आपका पक्षी आखेट पर आधारित था, और जो त्रैवणिक धर्म निर्णय था ये सामाजिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी इनकी, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक। ठीक है, तो इन 2 पुस्तकों का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, आपके रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अपने यहाँ पर 2 प्रकार के जो ब्राह्मण थे उनकी भी इन्होंने क्या की थी, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जैसे हमारे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो उच्च जाति के जो ब्राह्मण थे, उनमें से एक थे आपके चौथानी ब्राह्मण, और एक थे आपके औली ब्राह्मण। औले पढ़ने के कारण ही इन ब्राह्मणों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। चौथानी ब्राह्मण और औली ब्राह्मण, ये 2 जो स्थापित किए थे वो किसने किए थे, आपके रुद्रचंद ने किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रुद्रचंद था उनका क्या हुआ, ये शासनकाल हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो इनके सेनापति जो हमने पुरुषपंत कहे थे, इन पुरुषपंत का एक उपाधि भी है भाई, इनको रॉबर्ट कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। कुमाऊं का जो रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपके पुरुषपंत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये शासनकाल था आपका किसका, रुद्रचंद का। ठीक है, इस साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान शासक और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जो पहले शासक थे वो कौन थे, आपके रुद्रचंद। अब रुद्रचंद के बाद जो आपके अगले शासक हुए, इनके 2 पुत्र थे, याद रखिएगा। एक का नाम था शक्ति गोसाई, जो कि जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, शक्ति गोसाई, और एक थे आपके लक्ष्मीचंद जी। याद रखिएगा, रुद्रचंद के काल में ही जो प्रशासनिक कार्यों को करने का जो प्रयास या प्रशासनिक कार्यों में जो निपुण हुए थे वो आपके शक्ति गोसाई हुए थे। और जब उनके पश्चात लक्ष्मीचंद राजा बने तो इन्होंने ही इसका जो जितना भी साम्राज्य था उस साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को क्या किया, संचालित किया। ठीक, जो प्रशासन देखते थे वो शक्ति गोसाई, और जो राजा थे वो कौन थे, आपके लक्ष्मीचंद। तो देखिएगा, जो लक्ष्मीचंद थे, लक्ष्मीचंद का जो टाइम पीरियड है लगभग 1597 से लेकर 1621 तक। इनके समकालीन जो राजा कहे जाते हैं, एक तो अकबर थे आपके, लेकिन अकबर के साथ ज़्यादा उल्लेख नहीं है, और दूसरे थे आपके जहांगीर। ठीक, और वहीं आपका पवारों में इनके जो समकालीन थे वो कौन थे, आपके मानशाह। अब यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वो तो जहांगीर नामा से मिलता है कि इन्होंने जहांगीर के दरबार में क्या किया था, ये जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, तो इसका तो ज़्यादा उल्लेख है नहीं। वहीं पर इन्होंने जहांगीर को कुछ भेंट भी यहाँ से प्रदान की थी। ठीक, इनका जो मुख्य उल्लेख मिलता है ये मानशाह के साथ लड़े गए इनके 8 युद्ध हैं, जिनमें से 7 युद्धों में इनकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी। 8वें युद्ध में ऐसे, या 7वें युद्ध में बहुत सारे युद्ध तो ऐसे हुए कि जिसमें इन्होंने रण को ही छोड़ दिया था, फिर इनकी पत्नी को भी इस रणभूमि में आना पड़ा था।
ठीक है। लेकिन 7वें युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी हार हुई तो राजा ने अपने आप को छुपाने के लिए यहाँ एक चीज़ होती है जिस पे लेके जाने के लिए उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर जो डोका होता है जिसको कि कंडे के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो डोके को इन्होंने बनवाया और डोके में अपने जितने भी इनके सेना वगैरह थे, जो भी सेवक थे, उनको लगाया और ये कुमाऊं की ओर या अल्मोड़ा की ओर चले, जिससे कि कोई ये ना पहचान पाई कि इस डोके में कौन है, ठीक है। और जब 8वां युद्ध इनका लड़ा गया तो 8वें युद्ध में इन्होंने पहले से ही ये कहा हुआ था कि जैसे ही हमें थोड़ी सी विजय प्राप्त होगी, हम एक जो पहाड़ी होगा, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से एक व्यक्ति को लगाया हुआ था कि आप वहाँ से आग जला देंगे या धुआं जला देंगे, जिससे अल्मोड़ा में दिखाई दे कि वहाँ उनकी क्या हो गई है, विजय हो गई है। 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो था आपका गेंडा सिंह, और पवार मानसाहा का जो सेनापति था वो था आपका खत्तर सिंह। इन दोनों के मध्य आपका फिर से वही बधानगढ़ के क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें कि आपका खत्तर सिंह मारा गया और गेंडा सिंह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इसी खबर को उन्होंने कुमाऊं में इतने बड़े स्तर पर फैलाया कि खत्तर सिंह मारा गया, गेंडा विजयी हुआ, ठीक है। तो ये 8वीं क्या हुई थी, इनकी विजय हुई थी। तब से ही आपके कुमाऊं क्षेत्र में एक त्योहार प्रचलित है, खतड़वा त्योहार। वैसे मूल रूप से जो खतड़वा त्योहार है ये मूल रूप से पशुओं का त्योहार माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि जब खत्तर सिंह मारा गया था तो इन्होंने उस चीज़ की खबर अपने क्षेत्र में बहुत हर्ष के साथ फैलाई थी, क्योंकि लक्ष्मीचंद की एकमात्र विजय थी। तो तब से ये खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा जो लक्ष्मीचंद थे, मैंने आपको कहा कि इनका जो प्रशासन था वो इनके भाई के द्वारा संभाला जाता था, शक्ति गोसाई या लक्ष्मीचंद के काल में ही यहाँ पर आपके ज्यूलाकर, आपका सिरथी और एक और था आपका बैकर, ये 3-4 प्रकार के कर जनता से लगाए गए थे। अब ये जितने भी आपके कर थे ये भू राजस्व कर थे। इन भू राजस्व करों से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि लक्ष्मीचंद के काल में जो लोग थे वो अपने जो छत थी, घर की छत हुआ करती थी, वहाँ पर भी वो अपनी सब्जी वगैरह क्या करते थे, उगाया करते थे, ठीक है। तो ये इन्हीं के करों से क्या हो गए थे, परेशान हो चुके थे और उन्होंने अपने छतों में भी सब्जी वगैरह उगानी शुरू कर ली थी। इसके अलावा जो आपका लक्ष्मीचंद है, लक्ष्मीचंद ने अपने प्रशासन में जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक था आपका सरदार, एक था आपका फौजदार और एक था आपका नेगी। नेग वसूल करने का कार्य था इसका, ठीक। सरदार का जो मुख्य काम था वो आपका परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सरदार। फौजदार जो होता था वो सेना का प्रमुख अधिकारी होता था और नेगी जो था वो आपका दस्तूर वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 3 प्रकार के क्या किए, अपने कर्मचारियों की एक क्या बनाई थी ये 3 प्रकार के कर्मचारी इन्होंने नियुक्त करवाए। उसके अलावा जो आपके लक्ष्मीचंद थे, लक्ष्मीचंद ने अपने यहाँ पर न्याय व्यवस्था स्थापित करवाई और उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी आपकी एक न्योवाली, ये न्योवाली प्रकार की न्यायालय थी, और दूसरी थी आपकी बिस्टाली। 2 कचहरी, जो 2 न्यायालय थे वो इन्होंने क्या किया, निर्मित करवाए। न्योवाली जो थी ये समस्त जनता, जो भी जनता की याचिकाएं होती थी उनकी याचिकाएं या उनकी जो सुनवाई की जाती थी वो न्योवाली प्रकार की जो न्यायालय था या न्योवाली प्रकार की जो न्याय व्यवस्था थी वहाँ से की जाती थी। और सैनिकों से संबंधित यदि कोई भी याचिकाएं होती वो बिस्टाली प्रकार की जो न्यायालय थी वहाँ पर उनके वाद सुने जाते थे। तो इस प्रकार से न्योवाली हो गई और बिस्टाली, ये 2 न्यायालय भवनों का या न्यायालय का निर्माण किसने किया था, लक्ष्मीचंद ने। अब लक्ष्मीचंद आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक शासक हुए थे, ठीक है। इसीलिए जब इनकी हार लगातार होती रही तो इनको लखुली बिराली
बार बार पराजय होती थी, तो लखुली बिराली, क्योंकि बिल्ली की तरह पहले ये सामने आते थे युद्ध भूमि में, और जैसे हार होनी शुरू हो जाती थी ये कहीं ना कहीं छुप जाते थे। तो इसीलिए इनको जो संज्ञा दी गई है वो लखुली बिराली की दी गई है। और इनका जो किला है उस किले को भी यहाँ पर आपका स्यालबुंगा, याद रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका महल हुआ करता था उस महल को जो नाम दिया गया वो क्या था, आपका स्यालबुंगा नाम दिया गया। तो इनका जो किला था या जो इनका महल था वो आपका स्यालबुंगे के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका लक्ष्मीचंद था इसका शासनकाल भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इन राजाओं का उल्लेख थोड़ा से ज़्यादा है। अभी आने वाले जो आगे के राजा होंगे वो बहुत ही ज़्यादा महान शासक अब आने वाले हैं। ठीक है, जो इस साम्राज्य के महान शासक होंगे तो हम उन पे भी डिस्कस करेंगे आगे की जो वीडियोस होंगी, जो आगे का हिस्सा होगा इस पे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को आगे की वीडियो में। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का फिर से पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जितने भी पिछली सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स वगैरह हमें देते रहें, जिससे कि चीज़ें, यदि कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है आप उसको कमेंट के ज़रिए हमें बता दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे उसे बहुत अच्छे तरीके से या उसका पूर्ण रूप से विवरण आप लोगों को देने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।